एनसीईआरटी गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कराऊंगा विद फ्लो चार्ट्स। अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को क्रैक करने को या डिकोड करने को लेकर के। और एनसीईआरटी एक बहुत ही लेजी सब्जेक्ट है, कोई भी स्कूल के कंटेंट को दोबारा से पढ़ना नहीं चाहता है। सबको पता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि एक ही चैप्टर को पढ़ने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, एनालिसिस करने में घंटे लग जाते हैं, 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ने में सालों लग जाते हैं और बहुत ही बोरिंग और लेथार्जिक एक्सरसाइज बन जाती है। इसके चलते कई सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को खरीद तो लेते हैं लेकिन बगल में रख देते हैं। मेरे साथ मेरी एनसीईआरटी की सीरीज के अंदर मैं आपको जनरल स्टडीज के सभी एनसीईआरटीज को कवर कराऊंगा और आपके 3-4 घंटे के एक्सरसाइज को कम करके आधा घंटे के अंदर सारा का सारा कवर कराऊंगा। चैप्टर वाइज वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस होगा और हैंड रिटन नोट्स बाकायदा आपको बताऊंगा कि हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए देखिए, जब आप एनसीईआरटी क्लास 6 ओपन अप करते हो तो आप देखिएगा कि एक 6th क्लास में जब बच्चा होता है तो वो मुश्किल से मुश्किल 10-12 साल का बच्चा होता है। उसके माइंडसेट से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप सोचिए कि आपको किस लेवल पर स्टडी करनी होती है। और यूपीएससी में एक एक चीज पर फोकस किया जाता है। तो लगभग लगभग 11 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 के अंदर। किताब का नाम है आर पास्ट 1। तो वाई स्टडी हिस्ट्री, ये तो खाली एक इंट्रो है। व्हाट वेयर हाउ व्हेन हंटिंग अर्लिएस्ट सिटीज, ऐसे करके 11 चैप्टर्स है। तो मैं एक एक चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स आपको कराऊंगा आज की वीडियो के अंदर में। व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ये वाला चैप्टर। तो जो चैप्टर 1 है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो, कोई भी किताब जब हम खोलते हैं ना तो उसका बल्क चेक करते हैं, भाई कितने पेजेस हैं। तो 10 पेजेस हैं, समझ रहे हो, 10 पेजेस। और आपको पता है 10 पेजेस को खाली अगर आपको रीडिंग करना है तो लगभग लगभग रीडिंग में ही आपके 20 मिनट्स कंज्यूम हो जाते हैं। अभी आप देख लीजिएगा। और रीडिंग के साथ अगर आपको एनालिसिस करके अंडरस्टैंड करना है तो आपको लगभग लगभग 2 घंटे लग जाएंगे एनालिसिस। और उसमें से नोट्स बनाने हैं तो 2 से लेकर के 3 घंटे या 4 घंटे तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट। अब आपकी ये 3-4 घंटे की एक्सरसाइज को मैं बिल्कुल लीस्ट कर दूंगा और आपको वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में बताऊंगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इस चैप्टर 1 में व्हाट वेयर व्हेन हाउ, एक बच्चे के मन में इंथुजियाज्म क्रिएट करने के लिए पहला चैप्टर ही है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कहाँ की हम इवेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्लेसेस। कब ये इवेंट हुआ था और हमको इसके बारे में कैसे पता चलता है। बिल्कुल बच्चे के माइंडसेट से पढ़ना है एनसीईआरटी। अगर आप एक 6 क्लास के स्टूडेंट के माइंडसेट से अगर नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी समझ में ना आए। पढ़ तो सब रहे हैं सर, लेकिन ये है सर, पेपर जो क्रैक कराएगा वो है एनालिसिस। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपकी किताब है, ये है आपकी किताब, ये पीडीएफ है। तो यहाँ चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन की शुरुआत रशीदा के क्वेश्चन से कर रखा है। और यहाँ से आपको कुछ खास समझना, मतलब देखो, आपको यहाँ का कुछ याद नहीं करना है लेकिन दिमाग को चलाते रहना है। कि एक दिन रशीदा बैठी हुई थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सो सडनली हर आईज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन। एक छोटी सी हेडलाइन थी, 100 years ago, 100 साल पहले। तो हाउ शी वॉन्डर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। यही से तो इतिहास है। देखो बच्चे के मन में क्या पैदा किया जा रहा है, जिज्ञासा पैदा किया जा रहा है। 100 साल पहले बच्चा सोच रहा है, यार 100 साल पहले क्या हुआ होगा, हमको कैसे पता, या जो ये लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में इनको कैसे पता। तो
फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे लास्ट ईयर, दो कीवर्ड है, यस्टरडे कल के बारे में। यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि लेटेस्ट इवेंट रेडियो में मिल जाता है, टेलीविजन में मिल जाता है, न्यूज़पेपर में मिल जाता है, याद रखना थोड़ा इजी होता है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट ईयर, अपने अगल बगल में पूछो किसी से कि सर पापा आप पिछले साल कहाँ घूमने गए थे, याद नहीं रहेगा या याद रहेगा। चलो लास्ट ईयर का भी बता दिया, लेकिन क्या होगा, व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत साल पहले। तो बस यही सब के बारे में हिस्ट्री है। तो अब देखो मैंने यहां इस पैराग्राफ से रिलेटेड यू डोंट हैव टू, नॉट नीडेड टू मेक नोट्स, आपको कोई नोट में नहीं बताना है भैया, ये तो एक जनरल वो है। और आपको देखो 6th क्लास का बच्चा बनके तो हमने अभी हर चीज नहीं पढ़ाना है, आप एक कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट हो, आपका माइंड मैच्योर हो चुका है, तो इसमें से आपको कंटेंट खोजना है, तो ये कुछ आपको खास नहीं देखना है। बट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ये मेरा पहला हेडिंग है कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। व्हाट इज द व्हाट, वेयर, व्हेन, याद है आपको शुरुआत में बोला गया था व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। भैया ये चार चीजें हिस्ट्री में आप समझ लीजिए कि आज से लेकर के 12वीं क्लास की जब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी एनसीईआरटी की, आपके दिमाग में ये चलता जाना चाहिए। अब सर ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। व्हाट पीपल ईट, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, we can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, scientists. We can also find out about the games children played and the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. अब देखो 6th क्लास के बच्चे के बारे में ये कुछ नहीं है, क्या खाते थे ध्यान नहीं होगा, क्या पहनते थे इस पर भी उसका फोकस नहीं जाएगा। फिर ये हंटर, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, इन शब्दों पर भी फोकस नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा, मैडम पढ़ाएगी कि बच्चे आपको पता है कि बच्चे क्या खेलते थे, यार यहाँ पर 6th क्लास के बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट होगा। सोचो देखो इंटरेस्ट जनरेट होगा। अब अब बच्चा तो इस पर फोकस कर रहा होगा, लेकिन भाई साहब आपको इस पर भी फोकस करना है। अब ठीक है हमने ये लाइन पढ़ दी सर, हाँ मेरे को मैंने रीड कर दिया है सर, सर दिस इज नॉट द एंड ऑफ यूपीएससी। गेम कहां पर है, यहां पर। आपको क्या करना है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। देखो पहले पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हालांकि मैंने देखो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि बच्चे के दिमाग में यस्टरडे, लास्ट ईयर, लॉन्ग लॉन्ग अगो, तीन तीन ड्यूरेशन डाल दी पास्ट की। देखो कल का तो आपको रेडियो में पता लग जाएगा, टेलीविजन में पता लग जाएगा, न्यूज़पेपर में लग जाएगा। लास्ट ईयर का किसी से पूछो और क्या उसको कुछ याद रहता है या नहीं याद रहता है, तो उसको कुछ याद रहेगा, ही विल और शी विल रिमेंबर समवट। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग अगो, व्हाट अबाउट दिस सर, सर इसी को तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट नोइंग लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है उस लाइन को लिखवाने का, कि हिस्ट्री इज अबाउट क्यूरियोसिटी। अब देखो मेरे एनालिसिस के कोर्स के अंदर आपको ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसा फ्लो चार्ट और ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी राइटिंग स्किल भी जबरदस्त हो जाएगी, आपकी एनालिटिकल स्किल भी जबरदस्त हो जाएगी, और आप सिस्टमैटिकली कंटेंट को अपने दिमाग में डालोगे ताकि पेपर में भी सिस्टमैटिकली बाहर निकलेगा और बिना किसी कंफ्यूजन के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। तो सर क्यूरियोसिटी क्या जागेगी अब आपके मन में, लेट्स एक्सप्लोर आवर पास्ट। हमारा जो ये पास्ट है लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये हमारा पास्ट है, इसको जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ये पहला पैराग्राफ जो स्टार्टिंग मैंने करी थी ना किताब की, ये जो मैं बता रहा था, ये यहीं से देखो मैंने आपको नोट्स बनाना सिखा दिया। अब आप देखो ये कैसे लिखा हुआ है और ये फ्लो चार्ट कैसे बना हुआ है सर। सर जब असली चीज यूपीएससी में क्या पता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में ना रिवीजन स्ट्रेटेजी, सर आप क्या कंटेंट रिवाइज करते हो और किस तरीके से रिवाइज करते हो और कितने कम समय में आप कितना ज्यादा रिवाइज करते हो सर, ये मैटर करता है।
ये फ्लोचार्ट अप्रोच आपको रिवीजन के टाइम पर एनसीईआरटी जिंदगी में दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी सर, एक बार मेरे साथ पढ़ लो बस, एक बार मेहनत कर लो, जो भी करना है सभी पेपर में चिपका दो इस कंटेंट को। अब देखो दूसरी स्लाइड, सर व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ये है देखो, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ठीक है ना। देखो इतने से वर्ड्स है, ये लगभग लगभग टोटल 50 वर्ड्स होंगे, ये टोटल 50 टू 70 वर्ड्स होंगे। इन 50 से 60 शब्दों को मैंने कैसे निकाला है, देखो आप दो चीज के बारे में जान सकते हो, एक तो कॉमन पीपल, बड़े बड़े आदमी, लोग, पीपल, लोगों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, और एक चिल्ड्रन, क्योंकि भैया 6th क्लास का बच्चा है तो उसको बच्चे क्या करते थे इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा। यूपीएससी पूछेगा कि चिल्ड्रंस के बारे में क्या पता लगता है, तो क्या पता लगता है हमको सर, हमको ये पता लगता है कि लोग क्या खाते थे, what food they ate, so ate the food, ठीक है, खाते क्या थे, पहनते क्या थे, कपड़ा, क्लोथ्स, रहते कहाँ थे, लिव्ड इन हाउसेस, और ये करते क्या थे, एक्टिविटीज, ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटीज और लाइव्स ऑफ, हमको कुछ लोगों की जिंदगी के बारे में पता लगता है, कुछ प्रोफेशंस के बारे में पता लगता है, हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, और इतने सारे लोग आज की डेट में भी होते हैं, तो तब भी होते थे क्या सर, हाँ सर बिल्कुल होते थे। इंटरेस्ट जागेगा ना, हंटर क्या करता था, हर्डर क्या करता था, फार्मर क्या करता था, रूलर क्या करता था, मर्चेंट क्या करता था, प्रीस्ट क्या करता था, और सब लोग इंपॉर्टेंट है सर। बच्चे क्या करते थे सर, बच्चों के बारे में क्या पता चलता है, क्या गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुनते थे, व्हाट गेम्स दे प्लेड, भैया आजकल आप लोग कोई गेम खेलते हो ना, पबजी वबजी, तो उस समय के लोग क्या गेम खेलते थे। आजकल आपको स्टोरी सुनाई जाती है, अब तो खैर स्टोरीज का जमाना नहीं रह गया, लेकिन उस टाइम पर दादी दादा मम्मी पापा बच्चों को स्टोरी सुनाते थे, पंचतंत्र की कहानियां आएंगी आगे, तो व्हाट स्टोरीज दे हर्ड एंड द प्लेस दे सॉ, कौन से प्लेस, नाटक वो देखा करते थे। प्ले तो आजकल स्कूल में भी होता है, तब भी होता था, हाँ जी होता था। और सर ऑफ कोर्स सॉन्ग्स, व्हाट सॉन्ग्स दे यूज टू लिसन, तो गेम्स, स्टोरीज, प्ले, सॉन्ग, सर चार कीवर्ड निकाल लो बच्चों से रिलेटेड, गेम्स, स्टोरीज, प्लेज, सॉन्ग्स, सर यही कीवर्ड से आप मिला मिला के ग्रामर करोगे ना, तो आपकी राइटिंग स्किल भी बन जाएगी, ये आपको यहां से देखने को मिलता है। अगला स्लाइड मेरा बोलता है वेयर डिड पीपल लिव, क्योंकि यहां पर दे रखा है, देखो ये है, देखिए वेयर डिड पीपल लिव, तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री, अगर आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो आपकी ज्योग्राफी भी बहुत जबरदस्त होती है, होनी चाहिए, और हो भी जाती है, इसके साथ साथ मैपिंग का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होगा, देखिए तो पीपल हैव लिव्ड लॉन्ग अगो ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक्स ऑफ रिवर कीवर्ड, सेवरल हंड्रेड, कब रहते थे, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स, some of the earliest people who lived were skilled gatherers, that is people who gathered their food, they knew about the vast wealth of the plants in the surrounding forests and collected roots, क्या करते थे, roots collect करते थे, fruits collect करते थे, and other forest produce, they also hunted animals, देखो gathering word important है, hunted word important है, ठीक है। तो पहले तो हो गया ये वाला, अब वो बोल रहा है कि पहले तो उसने बोला नर्मदा वगैरह ढूंढो, फिर उसने बोला है कि सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां ढूंढो, टू द नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन भी दे रखा है, तो सम ऑफ द एरियाज, यहाँ क्या होता था, सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रो क्रॉप्स, सबसे पहले कहाँ पर आदमी ने खेती करनी शुरू करी थी, क्या क्रॉप्स उगाए थे, व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 years ago and locate here. People also began rearing animals like sheep, goat, cattle, and lived in villages. अब यह इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, फिर इसके बाद ये मैप दे रखा है, उसके बाद आगे की भी कहानी दे रखी है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर वो लोकेट करा, सबसे पहले आप लोकेट करो मैप पे, तीन चार चीजें, नर्मदा रिवर कहाँ पर है सर, यहाँ पर है, अपना एक बना लो नर्मदा रिवर,
सुलेमान और किरथार माउंटेन्स कहाँ पर है सर? ये पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट में। किरथार और सुलेमान यहाँ पर, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पर है? आपने सुना होगा, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां, ये मेघालय में। विंध्यास कहाँ पर है? तो नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्यास। विंध्यास कहाँ है? नर्मदा के नॉर्थ। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर है सर? ये है सर इंडस रिवर। तो इंडस रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी, झेलम होगी, चेनाब होगी, ब्यास होगी, रावी होगी, सतलज होगी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज लगाओ सर, गंगा नदी यहाँ पर है और उसकी ट्रिब्यूटरी लगाओ। तो मेरे को वो बता रहा है कि, बच्चे को बता रहा है कि देखो आपको कुछ लोकेशंस पता होनी चाहिए, नर्मदा कहाँ है, सुलेमान कहाँ है, गारो हिल्स कहाँ है, विंध्यास कहाँ है, इंडस कहाँ है और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और उसमें खास तौर पर कौन सी वाली ट्रिब्यूटरी? जो गंगा की सोन ट्रिब्यूटरी है। मैम बना लो। और ये चीज आपको यहाँ दे रखा है, देखो आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इसने किरथार माउंटेन्स यहाँ लगा रखा है, सुलेमान माउंटेन्स यहाँ लगा रखा है ना। इंडस रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसका गुच्छा यहाँ बना रखा है। गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ये है, और उसमें सोन रिवर इंपॉर्टेंट है ना। उसने यहाँ पर गारो हिल्स लगा रखा है, देखो ब्रह्मपुत्र के साउथ में है। फिर उसने विंध्यास और नर्मदा रिवर लगा रखा है। तो एक्चुअली क्या कर रहा है, मोटे मोटे तौर पर अभी हम लोगों को नॉर्थ इंडिया का मैप सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। अब इसमें हमको कहाँ पर क्या मिला, कहाँ पर क्या मिला, ये इस किताब में लिखा है। हर एक जगह पर क्या क्या मिला मैंने उसका फ्लोचार्ट बना रखा है एकदम बढ़िया तरीके। सबसे पहले फोकस करते हैं नर्मदा। नर्मदा रिवर से मुझे तीन चीजों का यहाँ पर नॉलेज दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? तीन चीजों का नॉलेज दिया जा रहा है। When did people lived here? लोग कब रहते थे यहाँ पर? तो और कहाँ रहते थे? तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रिवर यानी कि नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर रहते थे। मान लो ये नर्मदा जा रही है ना, हमने भीमबेटका एक जगह सुनी होगी, भीमबेटका आगे आएगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी बढ़ाई रखना, देखो मैं बताने के लिए बहुत कुछ बता दूंगा क्योंकि मेरे को तो पूरा 12 तक का हिस्ट्री पता है, लेकिन क्यूरियोसिटी बनाए रखो। और कई, दे यूज टू लिव हियर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, कई हजार साल तक ये जिए थे। अगर स्टोन एज पढ़ोगे ना, तो तीनों स्टोन एज में आपको भीमबेटका नर्मदा के किनारे में मानव यानी कि ह्यूमंस की प्रेजेंस मिलेगी। ये लोग कौन थे, क्या करते थे नर्मदा नदी के किनारे? ये लोग क्या करते थे? तो सर ये बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर, गैदरर, गैदरर का मतलब क्या होता है? बहुत ही कुशल गैदरर थे। और बहुत ही स्किल्ड हंटर्स भी थे, शिकारी भी थे। भैया हंटर होंगे तो ये ज्यादातर एनिमल्स का शिकार करते थे, और स्किल्ड गैदरर थे। अच्छा ये क्या करते थे? इनको जंगल, आसपास के जंगल में कुछ ना कुछ चीजें मिलती थी। अब क्या करते थे ये इकट्ठा करके, क्या करते थे? इससे पता लगता है कि इनको कुछ चीजों का नॉलेज था। नॉलेज ऑफ क्या चीजों का नॉलेज था सर? वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स वेल्थ, देखिए वास्ट वेल्थ का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि हर प्लांट का एक रैंडम नॉलेज हो ना, किस प्लांट का इनको क्या यूटिलाइजेशन करना है, उस यूटिलाइजेशन और इंपॉर्टेंस के बेसिस पर वेल्थ बनता है। तो कौन सा पौधा किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी इनको हो गई थी। सराउंडिंग फॉरेस्ट, अपने आसपास के जंगल, उसकी इनको नॉलेज हो गई थी कि कहाँ पर मुझे छुपना है, कहाँ जानवर है, कहाँ कौन सा पेड़ मिलता है, कहाँ क्या चीजें मिलती हैं। और सर फ्रूट्स और रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कुछ फल, कुछ जड़ी बूटी और कुछ अदर चीजें जिसके बारे में आगे चल के और आपको डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि ये फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, या फिर इसको अपनी चोट वोट पर, वुंड्स को हील करने के लिए लगाते थे। तो सर ये लोग बहुत नॉलेजेबल लोग थे। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि अर्ली जो मैन है, जो नर्मदा नदी के किनारे रहता था, उसको किस चीज का नॉलेज था? सर तीन चीज का नॉलेज था, वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, सराउंडिंग फॉरेस्ट, फ्रूट्स रूट्स एंड अदर प्रोड्यूस। देखो कितना मजा आएगा, आप ये चीज अपने कॉपी में बनाते जाओ और लास्ट मोमेंट रिवीजन में ये कितना आपको मदद करेगा, सोचो। क्या आपको ये पढ़ना है? देखो यहाँ पर है, ये देखो, ये है, देखो सर ये नर्मदा नदी पर आपको क्या क्या मिला उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अब आप बताओ इस
कंटेंट के पैटर्न में और इस पैटर्न में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। आप पिक कर लो, ये पूछा है तो यही बताना है, वेयर व्हाट दे डिड ये पूछा है तो यही बताना है, और इनको किस चीज का नॉलेज था ये मैं कंक्लूड करके बता रहा हूं जो इसमें नहीं है। देखो, तो इनको नॉलेज था, व्हाट नॉलेज, दे हैड द नॉलेज ऑफ देयर सर्वाइवल, कैसे हमको जीना है नर्मदा नदी के किनारे। सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ यूज ऑफ इट्स एंड कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ यूज एंड इट्स कंटिन्यूटी। ये क्या कह रहा है कि इंसान को किसी भी जगह पर सतत जीना है, वो जिया, उसके आने वाली पीढ़ियां जिए, तो ये कैसे डिपेंड करता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि उसको वहां के चीजों के बारे में कितना नॉलेज है, उनको कैसे यूज करना है, और उनको आगे भी कैसे इस्तेमाल करते रखना है। तो नॉलेज ऑफ यूज एंड इट्स कंटिन्यूटी। सर ये मैंने कंक्लूड करा है। अब देखो, आप लोग 6th क्लास के बच्चे तो रहोगे नहीं ना भाई, मैं आपको अगर कोई चीज कंक्लूड करके बताऊं तो उस पैराग्राफ में से पेपर के लिए आप क्या एडिशनल चीज याद करोगे, ताकि आपको मेंस राइटिंग स्किल के लिए भी अपना अप्रोच बनता रहे। किसी भी पेपर में राइटिंग स्किल आएगा तो वहां के लिए आपको यहीं से तैयार करना है मटेरियल। सर द बेस्ट अप्रोच टू डेवलप राइटिंग स्किल इज, सर, स्टार्ट एनालाइजिंग एनसीईआरटी एंड राइट द वे एनसीईआरटी राइट्स। सर बेहतरीन तरीका बन जाएगा आप लोगों का। इसी तरीके से अभी मैंने देखो आपको पढ़ाया था सुलेमान एंड किरथार, सुलेमान एंड किरथार हिल्स, इनकी लोकेशन बताई है नॉर्थ वेस्ट में, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। जैसे आप ये इंडिया बनाते हो तो ये आप मैप बनाते हो, तो ये आप डायरेक्शन बनाओगे तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर इस तरीके से किरथार है और ऐसे सुलेमान है, पाकिस्तान में है आज की डेट में। पर खैर बच्चे को इतना सारा नहीं बता रखा है इस बुक के अंदर, ये तो आप जैसे जैसे आगे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे इन्हीं कंटेंट की डेप्थ बढ़ती जाएगी। तो तीन चीजें इसके बारे में बता रहा है। पहला क्या बता रहा है, द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, इंसान ने सबसे पहले क्रॉप्स को उगाना यहीं से सीखा था, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स। कौन कौन से क्रॉप्स उसने उगाए थे, वीट, बार्ले। अभी ये नहीं बताया है यहाँ पर कि फर्स्ट एवर क्रॉप कौन सा है, पता लग जाएगा आपको, लेकिन देखते जाओ। वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। आप आज रोटी खाते हो तो रोटी किससे बनता है, वीट से बनता है सर। बार्ले, बार्ले का मतलब होता है जौ। ये दो क्रॉप्स आदमी ने लगाना शुरू कर दिया था, यानी कि यहां पर क्या होता था, दिस इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट ट्रेसेस हैं वो आपको कहां पर मिलते हैं, पाकिस्तान के किरथार और सुलेमान रेंजेस के आस। इसके अलावा सर इसी जगह पर ये एग्रीकल्चर के साथ साथ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी तो करते थे ना। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जानवर पालना, पालतू जानवर। पहले जानवर नहीं पाले करते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने जानवर भी पालना शुरू कर दिया सर। बकरी पालनी शुरू कर, शीप भेड़ पालनी शुरू कर दी, गोट पालनी शुरू कर दी। कैटल का मतलब होता है सर काउ, काउ, ऑक्स, बफेलो, इनको कैटल्स कहते हैं सर। तो गाय, भैंस, बैल, ये सब। और सर अगर ये कोई चीज देखो, ये एक यहाँ पर देखो आप एक चीज कंक्लूड करोगे, स्टेबिलिटी। इन्होंने एक जगह पे स्टेबलाइज होना शुरू कर दिया था, एक जगह पर ही पीढ़ियां दर पीढ़ियां रुकना, निवास करना, स्टे करना शुरू कर दिया था। तो जहां पर आप एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए रहोगे, खेती वहीं करोगे, क्योंकि खेती करने के लिए एक दो दिन की एक्टिविटी तो होती नहीं है, सेम प्लेस पर आपको ईयर्स तक रहना पड़ता है। फिर शीप, गोट, कैटल भी आप उसी जगह पालोगे। और सर जब आप कहीं पर रहोगे तो आप क्लस्टर में रहोगे, तो आप जब क्लस्टर लिविंग करोगे, धीरे धीरे करके छोटे छोटे गुच्छे में रहोगे, छोटे छोटे गुच्छे में रहोगे, तो जब आपका परिवार बढ़ जाएगा, 10-20 मकान बन जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, विलेज। यानी कि विलेज कल्चर भी सबसे पहले इंडिया के आसपास सुलेमान और किरथार के हिल्स में हुआ। ये एनालिसिस है सर, ये कंक्लूड करना पड़ता है सर आपको, समझ रहे हो। इसी तरीके से विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो विंध्यास के बारे में बताता है, तो देखते हैं क्या बताता है।
Locate the Garo hills in the northeast and the Vindhyas in the central India. These were some other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड. हालांकि सुलेमान और किरथार में हो गया था, लेकिन यहाँ भी एग्रीकल्चर होता था. सो दे वर द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि विंध्यास वो एरिया था जहां पर अर्ली एग्रीकल्चर यहाँ भी डेवलप हुआ था. और सर सबसे पहले राइस की खेती, चावल की खेती यहाँ पर हुई थी. कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ विंध्यास. विंध्यास के नॉर्थ में, यानी मध्य प्रदेश का जो एरिया है थोड़ा बहुत उधर. तो अब आप यहाँ पर देखो, मैंने एक मैप कंक्लूड करा है. देखो यहाँ पर अभी तक मैंने मैप कंक्लूड करा है, जिसको मैं कहूंगा मैप कंक्लूजन. देखो आप लगाओ किरथार और सुलेमान, और यहाँ पर दो क्रॉप्स लगा दो, व्हीट और बार्ली. और विंध्यास में राइस लगा दो, और गारो हिल्स में भी राइस है. हालांकि वो अभी मैंने बताया नहीं पीछे, लेकिन यहाँ भी राइस उगाया गया है. ठीक है ना. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो वो आपसे पूछेगा व्हीट यानी गेहूं सबसे पहले कहाँ लगाया गया, और चावल सबसे पहले कहाँ लगाया गया. देखो इसके पीछे रीजन होता है. चावल के लिए पानी चाहिए और गेहूं के लिए लेस वाटर चाहिए. ठीक है, तो इसको आगे ज्योग्राफी से भी रिलेट करवाना सिखाऊंगा मैं. तो इसके बाद वो बोल रहा है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ढूंढो. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. देखो ज्योग्राफी का भी नॉलेज दे. ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक छोटी सी नदी होती है जो किसी बड़ी नदी में जाती है. ठीक है ना, बड़ी नदी में जाती है. अबाउट 4700 ईयर्स अगो. देखो AC AD BC ऐसा कुछ नहीं यूज किया इसने, बस बोला कि आज से 47 साल पहले some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, and later about 2500 years ago the cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. क्या निकालेंगे यहाँ से हम सर? कि सर अर्लीस्ट सिटीज का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था सर? इंडिया में. अब ये पैराग्राफ तो लिख नहीं सकते, तो आपको 3 जगह याद रखनी है अर्लीस्ट सिटीज के डेवलपमेंट के लिए. कितनी जगह? 3 जगह याद रखनी है. सबसे पहले इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास. और यहाँ पर सबसे पहले जो सिटीज बनी थी वो आज से 47,000 ईयर्स अगो बनी थी. और इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन. हालांकि इसके बारे में इसने जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपको देखने को मिलेगा. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, 2500 ईयर्स अगो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास आज से 25 साल पहले सिटीज बननी शुरू हुई थी. प्रोबेबली वैदिक कल्चर के बाद. वैदिक कल्चर के बाद क्या हुआ? हमारा महाजनपदास. तो ये लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप आगे क्या पढ़ोगे. महाजनपदास जब बने थे लगभग 600 BC के आसपास. और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी लगभग 2350 BC के आसपास. देखो 6th क्लास के बच्चे को अभी ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको तो समझ में आएगा ना. और सर डोंट, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ शहर जो है ना वो या तो इंडस के आसपास बना था या गंगा के आसपास. सर कोस्टल एरियाज में भी शहर बनने शुरू हो गए थे. तो कोस्टल एरियाज में कब शहर बनने शुरू हुए थे? 2500 ईयर्स. आप देखो यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि सबसे पहले कौन सी नदी पर शहर बने, और उसके बाद कौन सी नदी पर शहर बने, फिर कौन सी जगह पर शहर बने. ये एनालिसिस दिया गया है जो यहाँ इस लैंग्वेज से मैंने डिकोड किया है. आप यहाँ पर भी देख लीजिए. यहाँ पर क्या लिखा है? लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन. देखो ज्योग्राफी की नॉलेज भी दे रखी है कि सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? सर गंगा की ट्रिब्यूटरी है. उसको लोकेट करो. क्यों लोकेट करें? क्यों? क्योंकि इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध. देखो एक एक कीवर्ड का वैल्यू है सर यहाँ पर. साउथ ऑफ गंगा, ठीक है, मगध. नाउ लाइन इन द स्टेट ऑफ बिहार. बिहार शब्द यूज किया है. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल
and set up large kingdoms were set up in other parts of the country as well। देखो क्या मजेदार चीज बताई है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं कंक्लूड करता हूँ एरियाज अराउंड गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये बताना चाह रहा है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास क्या हो रहा था। खास तौर पर एक ट्रिब्यूटरी जो थी सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर। तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि एरिया साउथ ऑफ गंगा, क्योंकि वो पूछ सकता है ना मगध की लोकेशन कहाँ पर है, ये साउथ ऑफ गंगा इज द लोकेशन ऑफ मगध, मगध सर। तो साउथ ऑफ गंगा एक जगह थी मगध, जो कि अब बिहार में आता है और कुछ एरिया उसका झारखंड में भी आता है। यहाँ क्या था सर, द रूलर्स, जो जो राजा लोग थे, द रूलर्स ऑफ मगध वाज वेरी पावरफुल सर। उस जमाने के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे मगध के रूलर्स। कौन थे ये आगे बताते जाऊंगा मैं। यहाँ इन रूलर्स ने क्या किया, अरे भाई रूलर जब पावरफुल होता है तो क्या करता है, सेटअप ऑफ लार्ज किंगडम्स, बड़े बड़े साम्राज्य उसने खड़े कर दिए थे। इतना इंटरेस्टिंग है ना, कैसे इतने बड़े किंगडम्स बनाए होंगे, कौन वो लोग होंगे, क्या वो सोचते होंगे, कैसे वो इतने बड़े किंगडम्स को एडमिनिस्टर करते होंगे, लड़ाइयाँ कैसे होती रही होंगी, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ एक कंक्लूजन हमको सीखने को मिलता है कि मगध एक एरिया है जहाँ के रूलर्स काफी पावरफुल थे, और किसी एरिया के रूलर पावरफुल क्यों बने, ये अभी भी आपके दिमाग में रहेगा क्वेश्चन, आगे हिस्ट्री में पता लग जाएगा क्यों वो एरिया इतना फेमस हुआ मगध, क्यों वहां के रूलर्स इतने पावरफुल हुए। और जब रूलर्स पावरफुल हो जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कैसे लार्ज किंगडम्स सेटअप होते हैं, हाउ लार्ज किंगडम्स आर सेटअप। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, आने चाहिए, और आगे इनका जवाब मिल जाए। और इसी तरीके से गाइस आगे इसने बता रखा है कि थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड, लोग ट्रैवल करते थे, ट्रैवलिंग क्यों करते थे वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से ऐसे फ्लो चार्ट्स बना करके इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये जो मैं अप्रोच आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट और एनालिसिस, ये आप जैसा जैसा मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है आप भी अपनी कॉपी में बनाते रहिएगा साथ साथ, और अपने दिमाग को चलाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सर ये जब आप पेपर से पहले आप खोलोगे ना तो 12 क्लास 6 से 12 6 साल की हिस्ट्री जो है ना आपके एक दिन के अंदर पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद कुछ ही घंटों में रिवाइज हो जाएगी। आपको एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या पीसीएस या रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगी, कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज। जय हिंद।